बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इफ स्टेटमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इन सिंबल्स को क्या, जो स्लाइड में दिखाए गए हैं, इन सिंबल्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये टू वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। याद रखिएगा, ये कंपेयर करना क्या होता है? उन वैल्यूज की टाइप सेम होनी चाहिए। यानी इंटीजर इंटीजर से कंपेयर होता है, करैक्टर करैक्टर से कंपेयर होता है, फ्लोट फ्लोट से। ऐसा नहीं होता कि जी इंटीजर को आप फ्लोट से कंपेयर करें। तो जो कंपैरिजन का मतलब होता है कि सेम टाइप की वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। ये एक बहुत अहम बात है जो आपने नोट करनी है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है? ये सिंबल्स होते हैं। करते क्या है? जो टू वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन के बाद यानी मवाजना करने के बाद ये जो रिजल्ट देते हैं वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में देते हैं। लेट्स से अभी हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है और b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। ये हमने सपोज कर लिया कि a और b दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 और 10 है। ये इक्वल ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर। सिंगल इक्वल जो होता है वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज में सिंगल इक्वल का साइन वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और ये जो डबल इक्वल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है? चेक्स, ये चेक करता है। ये वाला ऑपरेटर किसको चेक करता है? इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड, ऑपरेंड वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेंड कांस्टेंट हो सकते हैं, आर इक्वल आर नॉट। ये चेक करता है कि दो जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। इफ वैल्यूज आर इक्वल, अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं, द कंडीशन बिकम्स ट्रू। जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। जैसे ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5 और बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 10। तो 5 इज इक्वल टू 10। क्या 5 इक्वल के 10 होता है? इज नॉट ट्रू। तो इसका जवाब क्या आएगा? ये फॉल्स आएगा, ये बात ट्रू नहीं है। नॉट इक्वल टू, इस ऑपरेटर को यहां पर स्लाइड में आप गौर से देखें, इस ऑपरेटर को क्या बोल रहे हैं हम? नॉट इक्वल टू। चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड, ऑपरेंड वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेंड कांस्टेंट हो सकते हैं। यानी दो वैल्यूज को चेक करता है, आर इक्वल आर नॉट, के वो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है, देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। जैसे a की वैल्यू जैसे ऊपर बताई गई है 5 है और b की वैल्यू जो है वो 10 है। 5 नॉट इक्वल टू 10, यानी 5 इक्वल नहीं है 10 के। तो इस कंडीशन का जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये ग्रेटर देन का साइन है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ऑपरेंड वेरिएबल या कांस्टेंट को कहते हैं। ये चेक करता है जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? राइट ऑपरेंड से। अगर ऐसा है देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ए की वैल्यू जहां इस यहां पर गौर से देखें, ए की वैल्यू क्या है? 5 है, बी की वैल्यू क्या है? 10 है। 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 क्या 10 से ग्रेटर होता है? नहीं, 5 10 से ग्रेटर नहीं है, तो इसकी वैल्यू, ये जवाब ट्रू नहीं है। यानी इसका जवाब क्या आया? कंडीशन का फॉल्स आया। इसी तरह ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, लेस देन और इक्वल का साइन है। यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी यहां पर कंडीशन को चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, ये ऊपर हमने सपोज की हुई है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। यानी ग्रेटर भी है और इक्वल भी, यानी इनमें से कोई एक बात ठीक होनी चाहिए, या ग्रेटर हो या इक्वल हो। ग्रेटर है तब भी ट्रू हो जाएगी, इक्वल है तब भी ट्रू हो जाएगी। और अगर ना ग्रेटर हो ना इक्वल हो तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो ए की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। बी की वैल्यू 10 है, तो ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, यानी जवाब ट्रू नहीं है। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, ये
यहाँ पर आखिरी कंडीशन में, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? ट्रू। तो 5 10 से लेस तो है, इक्वल नहीं है, यानी एक बात ठीक हो गई, यानी लेस वाली बात ठीक हो गई, इक्वल वाली बात ठीक नहीं। तो एक कंडीशन भी इसमें से ट्रू हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशनल एक्सप्रेशन दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, मवाजना करता है। कंपेयर का मतलब है कौन सी वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से, कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या बराबर नहीं है, इस चीज को कहते हैं कंपेयर करना या मवाजना करना। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन सी लैंग्वेज जीरो इज कंसिडर्ड एट फॉल्स। सी लैंग्वेज में जीरो को फॉल्स समझा जाता है, और वन एंड नॉन जीरो, वन और जो जीरो, नॉन जीरो किसे कहते हैं? वन के अलावा जो जीरो ना हो, जैसे 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, -10 नॉन जीरो है, 20 नॉन जीरो है, इसे कहते हैं नॉन जीरो, जो जीरो ना हो। वन और नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू कंसिडर किया जाता है सी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन बी। ए और बी क्या है? ऑपरेंड्स हैं या वेरिएबल्स हैं, यूं भी कह सकते हैं। ये इसको कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू क्या है? 20। तो 10 ग्रेटर देन 20 कंडीशन का जवाब क्या आएगा? फॉल्स। इफ a इज लेस देन b, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20। 10 लेस देन 20, तो 10 रियल लाइफ में भी 20 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इस कंडीशन का जवाब क्या आएगा? ट्रू। इसको हम कंडीशन कह रहे हैं b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। b की वैल्यू क्या है? 10, 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 10 ग्रेटर है 7 से। इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, या इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर हो, दोनों में से एक बात ठीक हो तो जब भी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो 10 ग्रेटर है 7 से, कंडीशन का जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसी तरह a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। a की वैल्यू क्या है? 10, b की वैल्यू क्या है? 20। 10 प्लस 20 यानी क्या हो गया? 30। 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कंडीशन क्या है? 30 ना ही 50 से ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो कंडीशन का जवाब क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये जो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो चीज भी, जो एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है जिसमें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आ रही हैं, जो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, इसी को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन कहते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन सेम चीज है। a इज नॉट इक्वल टू b, इसका जवाब 10 इज नॉट इक्वल टू, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। 10 इज नॉट इक्वल टू b, 10 b के बराबर नहीं है, तो वाकई ही b के बराबर नहीं होता, तो इसका जवाब क्या आया? ट्रू आया। a बराबर है b के, 10 बराबर है 20 के, इस कंडीशन का जवाब क्या आएगा? फॉल्स। ये जो ब्रैकेट में a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कंडीशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये a इज नॉट इक्वल टू b, ये भी कंडीशन है या रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी कंडीशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन सेम चीजें होती हैं, और इसका जवाब या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी इसकी बुनियाद पर आप डिफरेंट डिसीजन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर मार्क्स 33 या एंड अबव हो तो वो क्या है? पास। 33 या लेस हो तो वो क्या है? फेल। तो डिसाइड कर लेंगे मार्क्स की बुनियाद पर कि मार्क्स के ऊपर चेक लगाएंगे, मार्क्स के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, और इस बात से डिसाइड कर लेंगे कि मार्क्स अगर 33 एंड अबव है देन पास, 33 से बिलो है तो फेल। तो ये डिसाइड कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ कीवर्ड है, कीवर्ड यानी सी लैंग्वेज के 32 कीवर्ड्स होते हैं, और उन 32 कीवर्ड में से इफ एक कीवर्ड है, और कीवर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस होता है, यानी इनका मीनिंग और पर्पस ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, पहले से बता दिया गया है। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर दी गई कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन का जवाब ट्रू होगा, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का मजमुआ, सेट कहते हैं मजमुआ। आफ्टर द कंडीशन, जो कंडीशंस के बाद लिखी गई है स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगे। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर दी गई कंडीशन इज फॉल्स, वो फॉल्स हो जाए,
तो स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो आफ्टर द कंडीशन, जो कंडीशन के बाद है, आर नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, उन्हें स्किप कर देगा कंप्यूटर, एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि ये सिंटैक्स, सिंटैक्स कहते हैं लिखने का तरीका, इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका। तो इफ के आगे छोटी ब्रैकेट में लिखी जाएगी कंडीशन और स्टेटमेंट। याद रखें, अगर ये कंडीशन का जवाब ट्रू होगा तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा, छोड़ देगा। इसी तरह यहां पर यानी इफ स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, इफ एक ये तरीका है और एक यहाँ पर इफ के बाद ये करली ब्रेसेस लगा दी गई हैं। ये इफ के बाद करली ब्रेसेस कब लगाते हैं? इफ के बाद करली ब्रेसेस उस वक्त लगाते हैं जब इन करली ब्रेसेस यानी इन ब्रैकेट्स के दरमियान एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, यानी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो। यानी अब इफ यानी इस वाली कंडीशन का ताल्लुक इन तमाम स्टेटमेंट्स हैं, और इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये तमाम पोर्शन इफ ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ये तमाम पोर्शन क्या कहलाता है? इफ ब्लॉक। यानी इफ ये ब्रेसेस उस वक्त यूज करते हैं जब इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो। ऊपर देखें यहाँ पर ब्रेसेस नहीं है इफ के बाद, यानी ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि इफ के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी गई है। तो कंडीशन असूल क्या है, इसका कानून क्या है? कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट को छोड़ देगा, स्किप करके आगे चला जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को यानी इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो तो पूरे इन तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप करके छोड़कर आगे चला जाएगा। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया गया है इफ स्टेटमेंट का। तो कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आएगा, यानी इफ कंडीशन इज ट्रू तो इस तरफ आएगा, और इन तमाम स्टेटमेंट्स को यहाँ पर स्टेटमेंट्स को पढ़े के आगे चला जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस तरफ जाएगा और इन यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा फॉल्स होने की सूरत में इधर आएगा और यहाँ पर आगे चला जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। अब प्रोग्राम के जरिए इफ स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन स्टार्ट होती है इंट a इज इक्वल टू 10। a एक वेरिएबल है और इंट इसकी डाटा टाइप है और a की वैल्यू कितनी है? 10 है। इफ a इज लेस देन 20, a की वैल्यू क्या है? 10। ये जो इफ के आगे ये छोटी ब्रैकेट में लिखी गई है इसे ही कंडीशन कहते हैं। तो आपने दो बातें याद रखनी है, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। कंडीशन अलग चीज होती है, स्टेटमेंट अलग चीज होती है। तो प्रोग्राम के जरिए पहले तो ये समझे, ये जो ब्रैकेट में लिखी गई है जिसमें a इज लेस देन 20 इसे कंडीशन कह रहे हैं, और प्रिंट एफ हेलो इसे स्टेटमेंट कह रहे हैं, या ऑप्शन भी कहते हैं या चॉइस भी कहते हैं। स्टेटमेंट, ऑप्शन या चॉइस एक ही बात है। अगर कंडीशन, अब असूल समझ लें, कानून समझ लें, कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। तो इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ इस वाली एक स्टेटमेंट से है, प्रिंट एफ वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट से नहीं है। तो a की वैल्यू क्या है? 10 इज लेस देन 20। कंडीशन क्या है? ट्रू है तो क्या करेगा? प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद प्रिंट एफ वर्ल्ड, नीचे चला जाएगा तो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो हेलो भी प्रिंट होगा और वर्ल्ड भी प्रिंट होगा। लेकिन याद रखना इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ प्रिंट एफ हेलो वाली स्टेटमेंट से है। तो ये ट्रू थी, इसने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद रूटीन मैटर में ये आगे चला गया, यानी प्रिंट एफ वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। यहां पर आ जाए, a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। a इज ग्रेटर देन 10, a जो है वो 10 से ग्रेटर है। तो 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो सिर्फ पहले वाली स्टेटमेंट को छोड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ प्रिंट एफ हेलो से है, प्रिंट एफ वर्ल्ड से नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स है, हेलो को स्किप कर देगा, छोड़कर कहाँ आ जाएगा? प्रिंट एफ वर्ल्ड पे आ जाएगा और सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इसी तरह एक और आ जाए, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है। यहाँ इफ के बाद देखें करली ब्रेसेस हैं,
और इफ के यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये इफ ब्लॉक कहलाता है। और असूल क्या होता है, कानून क्या होता है कि ये वाली कंडीशन, ये जो रेड कलर में लिखी हुई है यहाँ पर a इज लेस देन 20, इसे कंडीशन कह रहे हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक को पढ़ेगा, यानी इफ ब्लॉक के अंदर तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है उनको स्किप कर देगा। ये इसका असूल है, ये इसका कानून है। तो a की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, हेलो लिखेगा, वर्ल्ड लिखेगा, उसके बाद यहाँ आएगा नीचे और फिर प्रिंट है गुड बाय, तो हेलो भी लिखेगा, वर्ल्ड भी, गुड बाय भी, ये इसके आउटपुट आ गई। यहाँ पर आ जाएं, ये जो रेड कलर में a इज ग्रेटर देन 20 ये लिखा हुआ है, ये कंडीशन कहलाता है। याद रखना, कंडीशन और चीज होती है या स्टेटमेंट्स और चीज होती हैं या चॉइस और चीज होती है। यह जो ब्रैकेट के अंदर लिखे गए प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, ये इफ ब्लॉक कहलाते हैं। इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, ये ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। कंडीशन यहाँ पर क्या है, फॉल्स, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20, 10 20 से ग्रेटर नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ब्लॉक को स्किप करके नीचे वाले इस पर आ जाएगा और सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, गुड बाय प्रिंट करेगा। इसी तरह एक और प्रोग्राम है, ये 3 नंबर्स हमने एंटर करने हैं रन टाइम पर, और उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है यूजिंग द इफ स्टेटमेंट ओनली, यानी सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज करके हमने 3 नंबर्स में से एक नंबर को जो कि मैक्सिमम नंबर हो उसे फाइंड आउट करना है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम वाइड मेन लिखना भूल गए, यहाँ वाइड मेन आपने यहाँ पर लिखना है इंट a, b, c। यहाँ पर एक दफा फिर बता दूं, वाइड मेन यहाँ इंक्लूड के नीचे, हैश इंक्लूड के नीचे, यहाँ पर ब्रैकेट से ऊपर, हैश इंक्लूड से नीचे, यहाँ पर वाइड मेन आपने लिखना है इंट, अभी लिख भी लेते हैं, चलें इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं हम, void वाइड main मेन और पैरेंथेसिस यहाँ पर। अब यहाँ पर आप और से देखें, ये हमारे पास था a, b, c और m, ये वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। प्रिंट ऑफ एंटर नंबर, इस लाइन के लिखने से क्या होगा, प्रिंट ऑफ डबल कामास के अंदर लिखा हुआ एंटर नंबर इक्वल टू, इनको प्रिंट करा देगा, स्ट्रिंग को ये प्रिंट करा देगा। ये देखिए, हम एक वैल्यू रन टाइम पर एंटर करेंगे, 2020 लिखकर एंटर करेंगे, किस में जाएगा, स्कैनएफ में। स्कैनएफ किसको देगा, ए वेरिएबल को। तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो स्कैनएफ याद रखें इनपुट फंक्शन है, यूजर से रन टाइम पर वैल्यू को गेट करता है। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ पर आएगा, इस वाले प्रिंटएफ पर आएगा, इस लाइन से क्या होगा, एक और एंटर नंबर इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। ये 70 वैल्यू हम एंटर करेंगे, ये डिस्प्ले नहीं होगी, ये रन टाइम पर हम ये एंटर करेंगे, लिखकर एंटर करेंगे। ये जाएगा स्कैनएफ में, स्कैनएफ देगा इस बी वेरिएबल को, तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। इसके बाद कंप्यूटर इस वाले प्रिंटएफ पर जाएगा, इससे क्या होगा, एंटर नंबर ये प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ये 50 प्रिंट नहीं होगा, 50 आपको एंटर लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट सिर्फ इतना होगा। तो 50 लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे आप, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे, ये 50 जाएगा स्कैनएफ में, स्कैनएफ दे देगा सी को, तो सी वेरिएबल की वैल्यू एंटर हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक, ये स्कैनएफ तक हम क्या रही हैं, रन टाइम पर 3 वैल्यूज को एंटर करा रही हैं। स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बारे में अलग से एक वीडियो लेक्चर्स बना दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको स्कैनएफ और प्रिंटएफ का काम जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप इनको और कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली स्कैनएफ और प्रिंटएफ कैसे लिखा जाता है और ये क्या करते हैं, इसका कंप्यूटर पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस वक्त तक समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर पर अलहदा से प्रैक्टिकल करने के लिए एक अलहदा से वीडियो मैंने बना दी हुई है, तो आप उसको अलहदा से चेक कर सकते हैं, प्लीज लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर m इज इक्वल टू a, ये m इज इक्वल टू a लिखने से क्या होगा, a वेरिएबल अपनी वैल्यू m को दे देगा। तो a वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 20, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 20 हो जाएगी। इफ b इज ग्रेटर देन m, b की वैल्यू कितनी है, 70 है, ये लिखी हुई है यहाँ पर, और m की वैल्यू कितनी है, 20 है।
तो 70 ग्रेटर देन 20, यानी बी की वैल्यू 70 और एम की वैल्यू 20 है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस वाली स्टेटमेंट को वो छोड़ देगा। ये असूल है इफ स्टेटमेंट का। तो हमारे पास इस वक्त क्या है? कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है, तो कंप्यूटर m इज इक्वल टू बी इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। जब इसको पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो b वेरिएबल अपनी वैल्यू m को दे देगा। तो b की वैल्यू 70 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। पुरानी वैल्यू 20 यहाँ से खत्म हो जाएगी, याद रखना। तो क्योंकि वेरिएबल को जब भी नई वैल्यू दी जाती है, पुरानी वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। इफ c इज ग्रेटर देन m, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 है, और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70 है, 20 नहीं है, 70 है। तो 50 ग्रेटर देन 70, 50 बड़ा है 70 से, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 50 70 से बड़ा नहीं होता। तो इस वाली स्टेटमेंट m इज इक्वल टू सी को ये क्या कर देगा? स्किप कर देगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? फॉल्स है। स्किप करके कहाँ जाएगा? छोड़कर कहाँ जाएगा? इस प्रिंट एफ पे जाएगा। तो प्रिंट एफ क्या प्रिंट करवा रहा है? मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी एम। तो परसेंटेज डी क्या करता है? m की वैल्यू को प्रिंट करवाता है। तो ये क्या लिखा हुआ आ जाएगा जवाब में? मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू m की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी है? 70 है, पुरानी वैल्यू 20 खत्म हो गई थी, 70। तो मैक्सिमम नंबर क्या है? 70 है। आपने भी इस प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को याद करना है, इसको कागज पर लिखना है। और प्रोग्रामिंग समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब भी आप कोई स्टेटमेंट प्रोग्राम की लिख रहे हो, जैसे इंट ए बी सी एम ये लिख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये क्यों लिखी जाती है और इसके लिखने से कंप्यूटर क्या करता है। प्रिंटफ, प्रिंटफ को कैसे लिखना है और इसके लिखने से कंप्यूटर क्या काम करेगा। स्कैनफ, स्कैनफ के कैसे लिखा जाता है और स्कैनफ के लिखने से क्या, जब इस कंप्यूटर क्या काम करेगा। जब इन प्रोग्राम को आप जबानी लिखेंगे कागज पर अपने हाथ से, और फिर इसको याद करके लिखेंगे और हर स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, तब जाकर ये प्रोग्रामिंग आपको समझ आएगी। आपने इन प्रोग्राम्स को खाली रट्टा नहीं लगाना, इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग कभी भी समझ में नहीं आएगी। आपने हर स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है और कौन सी स्टेटमेंट क्या करती है इसका समझना है, इसको समझना है, और कंप्यूटर पर इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। और आउटपुट को भी गौर से चेक करना है कि कंप्यूटर आउटपुट क्या दे रहा है, क्या वो सही आउटपुट दे रहा है या गलत आउटपुट दे रहा है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपने इसको किताब से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।